ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आगरा कॉलेज के गंगाधर शास्त्री भवन के रिनोवेशन के बाद राज्यपाल का लोकार्पण। कहा, आगरा कॉलेज का नाम पूरे देश में, विश्वविद्यालय पर बोलने से किया परहेज। बढ़ते अपराध पर लगाम कसने के लिए किराएदारों का वेरिफिकेशन अनिवार्य। एसएसपी ने कहा, बाहर से आने वालों पर नजर रखना बेहद जरूरी। ऑपरेशन इस्माइल में मिली पुलिस को बड़ी कामयाबी, 56 बच्चों को कराया मुक्त। मानव तस्करी से जुड़ा मामला आया सामने। और धनगर समाज ने प्रशासन पर लगाया अनदेखी के आरोप। महासभा के पदाधिकारियों ने 1 माह का दिया अल्टीमेटम, सामूहिक अपनाएंगे ईसाई धर्म। और अब खबरें विस्तार से। सूबे में भारी बारिश और ओलावृष्टि के चलते प्रदेश का किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो गया है। कहीं कर्ज का गम तो कहीं बर्बाद हो चुकी फसलों को देखकर किसानों की जान जा रही है। किसानों पर बोलते हुए प्रदेश के राज्यपाल ने दोनों ही सरकारों से बात कर किसानों को राहत देने की बात कही है। कहने को देश का किसान हमारा अन्नदाता है, लेकिन आज देश का अन्नदाता अपनी बर्बादी का मंजर अपनी आंखों से देख खून के आंसू बहा रहा है। इतना ही नहीं, कई किसान कर्ज की आग में डूबकर अपनी जान दे चुके हैं, तो कई किसान अपनी बर्बादी का सदमा ना सह सके और सदमे में अपनी जान गंवा बैठे। प्रदेश के राज्यपाल से जब किसानों की इस हालत पर सवाल किया गया, तो राज्यपाल भी किसानों की हालत पर चिंतित दिखाई दिए। उनका कहना था कि केंद्र और प्रदेश की सरकारें किसानों को राहत देने में लगी हैं। जल्द ही किसानों को राहत भी मिलेगी। सर, जो तमाम बातें चल रही थी, नहीं, मेरे पास एक ही बात आई थी कि विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट्स नहीं मिले हैं और सर्टिफिकेट्स मिलने के दृष्टि से जो आवश्यक है वो कदम मैंने उठाए। और कोई बात होगी तो आप मुझे लिखकर बाद में भेजेंगे। समाजवादी पार्टी का कहना है कि जो लोग भगवा वस्त्र धारण करते हैं, गौरतलब है कि इस बार मार्च के महीने में बारिश ने किसानों की तैयार हो चुकी फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। सरसों, गेहूं और आलू पर बारिश और ओले कहर बनकर टूटे और पहले से कर्ज में डूबे देश के अन्नदाता को और कर्ज में डुबो गए, जिसका परिणाम देशवासियों के सामने है। बहरहाल केंद्र और प्रदेश की सरकारों से क्या मदद मिल पाती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि प्रदेश की सरकार द्वारा दी गई मदद महज ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। मोती कटरा में प्राचीन और भव्य गणगौर मेले का आयोजन किया गया। 2 दर्जन से ज्यादा शिव पार्वती के जोड़े सजाए गए। इस मेले का उद्घाटन पूर्व राज्य मंत्री शिव कुमार राठौर ने किया। मेले के अवसर पर महिलाओं और बच्चों में बेहद उत्साह देखा गया। ऐतिहासिक मेले में ये हमारा पारंपरिक मेला है, गणगौर का मेला। मोती कटरा वासियों को हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि वो इस तरीके से हर साल बहुत बढ़िया कार्यक्रम और गणगौर का मेला सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाते हैं। इसके लिए मैं सभी आगरावासी और मोती कटरा के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये गणगौर का मेला हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ के जो आयोजक हैं वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि इतना मतलब ये मेला धूमधाम से मनाते हैं। और मैंने देखा है लाखों रुपया खर्च होता है इसमें। अभी यहाँ पर कीर्तन मंडल भी होगा। आज गंगोड़ मेले के अंदर मैं सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। मोती कटरा के अंदर हमारे प्रवीण भाई के नेतृत्व के अंदर गंगोड़ मेले का आयोजन होता है और तमाम यहाँ के लोग, और यहाँ गंगा जमुना की तहजीब देखने को मिलती है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस मेले के अंदर शामिल होते हैं और गंगोड़ के मेले की मैं सब लोगों को, आगरा के नगरवासियों को बहुत बहुत मुबारक। ऐतिहासिक गणगौर मेला यहाँ मोती कटरा में आयोजित किया गया है। इसमें जो है बड़ी श्रद्धा के साथ लोग जो है इसको मना रहे हैं और इस विशेष जो बात जो है वो ये है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी लोग पूरे जोश खरोश के साथ इसको मनाते हैं। थाना शाहगंज क्षेत्र में पुलिस के हत्थे चढ़ा ठगी करने वाला गिरोह जो कर्ज के बहाने लोगों के पैसे लेकर फरार हो जाता था। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस गिरोह को मुंबई से गिरफ्तार करके लाया गया।
जो आगरा के लोगों को चूना लगाकर फरार हो गया था। ये देखिए किसी तरह से सराफा से जुड़ा हुआ है मामला है। इन लोगों का अपना सोना चांदी का बिजनेस था, लेकिन उनके पास जो छोटे मोटे कर्जे दिए जाते थे उनका उस टाइप का लाइसेंस नहीं था। उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को इस तरह का कर्ज दिया है, उस पर फिर वसूली की, उनका पैसा लेके भाग गए, सोना लेके भाग गए। इस तरह का ये गिरोह है। तो हमने कल उनको मुंबई से पकड़ के लाया है। अभी आगे बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स है कि हमारा पैसा इन्होंने गबन किया है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन चलेगा, उनसे पूछताछ हो रही है और मुझे लगता है इसमें काफ़ी जो गबन गया हुआ पैसा वो रिकवर हो सकता है। कितना गबन है, कितने आंकड़ा तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी लोगों ने बताया कि हम एक फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति आए थे जो उन्होंने बताया कि हमारा रिटायरमेंट का सारा पैसा हमने उनको दिया। क्या ये आंकड़ा करोड़ों में बना हो सकता है। ऑपरेशन स्माइल में पुलिस विभाग को मिल रही है बड़ी सफलता, जिसने अब तक 56 बच्चों को बरामद कर लिया है, जबकि थाना खंदौली में मानव तस्करी से जुड़ा एक मुकदमा भी लिखा गया है। विभागीय अधिकारियों की माने तो ऐसा करने से इस कारोबार से जुड़े लोगों में खलबली मच गई है और वो पुलिस से ज्यादा दिन बच नहीं पाएंगे। स्माइल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है और उसमें बच्चों को बरामद किया जाता है, उनको उनके घर भेजने का प्रयास किया जाता है। उसमें अभी तक हमारे यहाँ 56 बच्चों की बरामदगी हुई है और आगे भी निरंतर ये कार्यक्रम चलता रहेगा। इसमें और एक पॉजिटिव काम जो हमारे यहाँ हुआ है, कंदौली में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक मुकदमा भी हमारे यहाँ पंजीकृत हुआ है। सर, इसमें ये देखा जाता है लगातार कि जो अंतर्राज्यीय जो गिरोह हैं वो बच्चों को यहाँ से किडनैपिंग करके अंतर्राज्यीय स्तर पर जो है धंधा और इस तरह की जो है जिस तरह से आपने बताया ह्यूमन ट्रैफिकिंग, क्या उसको लेकर और भी कोई जो कड़ी कार्रवाई या जो है मुहिम को बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल, ये तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है और हम इसमें कार्रवाई करते रहेंगे। आगरा कॉलेज में एक उद्घाटन के मौके पर आगरा आए राज्यपाल राम नाईक हर बार की तरह इस बार भी विश्वविद्यालय पर बोलने से कतराते नजर आए। उनका कहना था कि विश्वविद्यालय में कई जांचें चल रही हैं, उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कह पाना संभव होगा। हालांकि खुद को प्रदेश के कई नामी कॉलेजेस का कुलाधिपति होने पर गर्व होने की बात भी कहते दिखाई दिए। प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक आगरा कॉलेज में एक उद्घाटन के मौके पर आए थे। हर बार की तरह इस बार भी पत्रकारों ने विश्वविद्यालय पर उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी जांच चलने की बात कहते हुए कुछ भी कहने से वो बचते नजर आए। उनका कहना था कि वो पहले ही कह चुके हैं कि जब तक छात्र छात्राओं को उनके प्रमाण पत्र नहीं मिल जाते तब तक वो दीक्षांत समारोह नहीं करेंगे। कुलपति पर पूछे गए सवाल पर उनका कहना था कि कुलपति मुजम्मिल पर कोई जांच नहीं चल रही है। बच्चों को सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं, ये बात मेरे सामने आई थी और इसलिए वो जब तक पूरा नहीं होता है तब तक मैं दीक्षांत समारोह को नहीं आऊँगा, ऐसा मैंने कहा था। वो पूरा हुआ फिर मैं आ गया, तो धीरे धीरे सुधारेंगे। सर, प्रदेश में राज्यपाल ने शिक्षा के गिरते स्तर पर भी चिंता जताई और इसे भावी पीढ़ी के लिए घातक बताया। साथ ही उनका कहना था कि प्रदेश में नकल को रोक पाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसे सरकार को गंभीरता से लेना होगा ताकि नकल पर रोक लगाई जा सके। नकल को यहाँ बड़े पैमाने पर होती है, रोके कैसे? प्रोफेसर जो कॉपी के लिए बैठे वो उनको समझता नहीं है क्या? उनको भी समझना है कि भाई कॉपी करना अच्छा नहीं होता है, लेकिन पेपर लीक हो ही जाता है। अब ये सारा सुधारने की जिम्मेदारी समाज के नाते हमारी है और शिक्षा जब उसका व्यापारीकरण हो रहा, व्यापार में कोई खराबी नहीं, लेकिन शिक्षा का व्यापारीकरण हो तो नए जवान कैसे पैदा होंगे। और इस भूमिका में हमें अलग अलग प्रकार का विज्ञान और उसके और विद्यार्थी और ऐसे विद्यार्थी अच्छे तैयार करने के लिए अच्छे शिक्षक, इनकी भी एक बड़ी आवश्यकता है। और इसलिए आदर्श नागरिक निर्माण करने का काम कहाँ होता है? तो शिक्षा संस्थानों में होता है। आपको बता दें कि कभी अपनी उच्च शिक्षा के लिए जाना जाने वाला आगरा विश्वविद्यालय आज अपने घोटालों के लिए जाना जाता है। आए दिन होने वाले प्रदर्शन विश्वविद्यालय की साख पर बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य भी अधर में लटक गया है, जिस ओर किसी का कोई ध्यान नहीं।
हालांकि कुलाधिपति उत्तर प्रदेश के कुलाधिपति होने पर गर्व होने की बात जरूर कहते नजर आए। अमेरिका से आए ईसाई धर्म के प्रचारकों ने आगरा में धनगर समाज से किया संपर्क। शासन और प्रशासन की अनदेखी के चलते जिसने ईसाई धर्म ग्रहण करने का ऐलान कर दिया है। प्रांतीय धनगर महासभा के पदाधिकारियों ने प्रशासन को 1 माह की मोहलत दी है। उनका कहना है कि अगर उनके समाज को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए तो धनगर समाज सामूहिक रूप से धर्मांतरण कर लेगा। सामाजिक अधिकार की लड़ाई में अब विदेशी ताकतें भी धनगर समाज के साथ आ खड़ी हुई हैं, जिन्हें लंबी लड़ाई के बाद भी अभी तक अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट नहीं मिल पाए हैं। आगरा में प्रांतीय धनगर समाज के कार्यालय पर आए ये अमेरिकन लोग क्रिश्चियन मिशनरी के हैं, जो अपने समाज का संदेश लेकर धनगर समाज को आमंत्रित करने आए हैं। दरअसल इस मसले पर काफ़ी समाचार और अखबारबाजी हो चुकी है, जिसमें धनगर समाज ने कई बार ईसाई धर्म अपनाने की धमकी भी दी थी, लेकिन आज उनके निवास पर ईसाई मिशनरीज की ये मौजूदगी किसी नई कहानी की पटकथा कहती नजर आती है। धनगर समाज ने जिसके लिए प्रशासन को 1 महीने की मोहलत दी है। हम 30 अप्रैल तक का लास्ट वार्निंग है, इसके बाद हम करेंगे, चाहे हम जेल जाएं, चाहे हमें अधिकारी डीएम साहब कुछ भी कहें, तहसीलदार कुछ भी कहें, क्योंकि डीएम साहब की बात बनती है कि हमारी सर्टिफिकेट इनके प्रकार बनवाएं। हम सरकार को अल्टीमेट दे रहना चाह रहे हैं कि हमें 1 महीने का टाइम दे दिया, हमारे जाति बना दिया धनगर समाज के, उनका जाति नहीं बनाते हैं, तो बाहर से जो लोग हमारे वेलकम कर रहे हैं, तो हम जाने की पूरी तैयारी में है। अगर सरकार हमारी सुनती नहीं है तो 100% एक मौका और मतलब गवर्नमेंट को और दिया जाए, और नहीं हम 100% जाने की तैयारी में है। जबकि विदेशी दल में आए लोगों ने अपने आने का मकसद जाहिर किया और धनगर समाज पर डोरे डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। I'm here with a group and we're here to spread the good news about Jesus Christ, our Lord and Savior, and show people here that Jesus Christ loves everyone, and no matter what you were born into or where you're from or what you've done, that the love of Jesus Christ surpasses all that, and that he wants to show the love of Jesus to everyone. गौरतलब है कि पिछले महीने में धर्मांतरण का मसला शहर की गली से निकलकर देश की संसद तक में अरसे तक गूंजा था। ऐसे में अगर कहीं इस समाज ने भी सामूहिक रूप से धर्मांतरण की अपनी इस धमकी को अमली जामा पहना दिया तो शासन और प्रशासन के लिए ये एक सोचनीय विषय जरूर होगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन वक्त तो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है, तो तुरंत संपर्क करें। 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। Give your child the best start in life with the International School Agra's unique blend of academics, experiential learning, life skills, spoken English and human values. The school is professionally managed by Bangalore-based Stratagem EduServe, India's leading education partner, and also offers America's leading sports program from Kuhu Sports. Admissions open from KGI to grade 6. Campus located at Fatehabad Road. For admissions, call 07055004999 or 4449.
नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। ब्रेक के बाद अगली खबर। बारिश से पहले नगर निगम नाला सफाई के अभियानों की लगातार बात करता है, बावजूद इसके नाले गंदगी से अटे पड़े रहते हैं। इतना ही नहीं, कई बार नाला सफाई के बाद सिल्ट को भी नहीं उठाया जाता, जो फिर से नालों में गिरकर नालों को चौक करने का काम करती है। इस ओर नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है। शहर के नाले हर बार शहरवासियों के लिए मुसीबत बन जाते हैं। नाले चौक होने के कारण जलभराव का नजारा पूरे शहर में दिखाई देता है, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर शहर की जनता को ही उठाना पड़ता है। इतना ही नहीं, नगर निगम कर्मचारी किस तरह से काम को अंजाम देते हैं, उसका जीता जागता उदाहरण है एसएन मेडिकल कॉलेज में बना नाला, जहां सफाई के 1 साल बाद तक सिल्ट नहीं उठाई गई। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछली बार साफ हुए कई नालों की सिल्ट नहीं उठ सकी है। इस बारे में जब नगर आयुक्त से बात की गई तो वो महज कार्रवाई की बात कहते नजर आए। समय है तो वैसे निरंतर हम लोग नालों की सफाई करते रहते हैं, इसलिए बीच में जब पानी वर्षा हुई थी तो इस प्रकार की जल भराव की समस्या नहीं आई है। लेकिन अब चूंकि एक सतत प्रोसेस हो गया है, हर समय पूरे शहर का पानी का डिस्पोजल नालों के माध्यम से ही होता है और उस पानी में गंदगी भी आती है, कीचड़ भी आता है, पॉलीथीन और इन सब चीज़ों की वजह से भी नाले प्रदूषित होते हैं, तो उनको वर्ष पर्यंत साफ़ करना पड़ता है। कहीं कहीं ब्लॉकेज होता है, साफ़ करना पड़ता है। लेकिन वर्षा ऋतु के पहले विशेष रूप से इसकी सफाई बड़े नालों की जाती है, तो वो कार्रवाई कराई जाए। कई शहर के बड़े नाले ऐसे थे कि जहाँ जो सिल्ट निकाली गई थी उसको भी वहाँ से डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं वो फिर उसका कारण बनेंगे जल भराव का। अगर ऐसा है तो कार्रवाई कराई जाएगी ताकि ये दिक्कत ना आए आने वाले समय में। आपको बता दें कि शहर में 40 से ज्यादा छोटे बड़े नाले हैं जिनकी सफाई का जिम्मा नगर निगम को देखना होता है, लेकिन कई बार कर्मचारियों और अधिकारियों की उदासीनता का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। ऐसे में महज कार्रवाई की बात कह देना कितना सही है, यह आसानी से समझा जा सकता है कि किस तरह अधिकारियों की कार्रवाई होती है और कितना असर कर्मचारियों पर पड़ता है। जल संस्थान में धन के अभाव के चलते कर्मचारियों के भुगतान नहीं हो पा रहे, तो कई ऐसे पीड़ित भी हैं जिनकी बेटियों की शादी तक रुकी पड़ी है। ऐसे ही 2 परिजन अपनी बेटियों की शादी के लिए पैसा दिलाए जाने की गुहार लगाने जलकल महाप्रबंधक के पास पहुंचे और अपनी आप बीती सुनाई। जल संस्थान की आर्थिक स्थिति किसी से छिपी नहीं है। आलम यह है कि संस्थान के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वर्षों बाद भी उनके हक का पैसा नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते कर्मचारियों की बेटियों की शादी तक नहीं हो पा रही है। ऐसे ही 2 परिजन अपनी बेटियों की शादी करने के लिए अपने हक का पैसा लेने जल संस्थान के महाप्रबंधक के पास पहुंचे और उन्हें अपनी पीड़ा बताई। करवाने आई मैडम के पास, मेरा आदमी मर गया, पैसा रुका पड़ा सारा, मैं बेटी की शादी करूंगी, इसमें कहाँ से करूंगी, पैसा पास में नहीं। मैडम के पास आऊँ, चक्कर लगा लगा के चली जाती हूँ। वो आज 3-4 साल चल रही है, 4 साल से अभी तक भुगतान नहीं हुआ है मेरा। मर गई वो बाटा बक्स में से जाई में थे सीवर बेलदा से। किस तरह का आश्वासन देते हैं? अब कुछ नहीं है मुझे तो साधन, एक बार पेंशन बंद गई है, खाली 7,000 में शादी कर लूँगी, का पेट में खा लूँगी, और जो कर्जा छोड़ गया मेरा आदमी मुझसे भी देना मुझे। 8-9 महीने करीब हो गए, अभी तक पैसा नहीं दिया मुझे। किस तरह की मुलाकात चाहते हैं? पैसा लाना चाहता हूँ, पैसा मिल नहीं रहा है। किस चीज़ के लिए पैसा चाहते हो? बेटी की शादी थी करने? बेटी की शादी है, बैसाख में शादी करूँगा बेटी की, पैसे ही नहीं है तो कहाँ से करूँगा शादी में।
अधिकारियों का क्या कहना है? अधिकारी आश्वासन देते हैं कि अगले महीने में हो जाएगा, अगले महीने में, और 8 महीने हो गए कहते कहते, अभी तक कोई सुनाई नहीं है। बात के परेशान हो गए 8 महीने से। महाप्रबंधक मंजू रानी गुप्ता से मुलाकात करने आए दोनों ही पीड़ितों से महाप्रबंधक ने प्रार्थना पत्र लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही पीड़ितों को आश्वासन भी दिया है कि जल्द ही उनके बकाया धन का भुगतान कर दिया जाएगा। आश्वासन मिलने के बाद पीड़ितों को भी उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी है। ताजमहल की शाही मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने को लेकर फैली भ्रांति एएसआई विभाग के फरमान से दूर हो गई थी, लेकिन एक बार फिर एएसआई द्वारा नमाज पढ़ने की अनुमति को लेकर सवाल खड़े कर दिए गए हैं, जिसके तहत शुक्रवार को नमाजियों को नमाज अदा करने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ताजमहल की शाही जामा मस्जिद में जुमे की नमाज नमाजियों द्वारा अदा की जाती है, जिसकी अनुमति एएसआई द्वारा शहरवासियों को दी गई है, लेकिन बाहर से आने वाले मुस्लिम पर्यटकों को यहां नमाज अदा करने की अनुमति नहीं है, जिसे लेकर इंतजामिया कमेटी के लोगों ने कुछ दिन पहले क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबंधक को 10 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन भेजा था, जिसके जवाब में कहा गया था कि हर मुसलमान को शाही जामा मस्जिद में नमाज अदा करने की अनुमति है। लेकिन एक बार फिर इस जानकारी को लेकर लोगों में भ्रांतियां फैल गई हैं। शुक्रवार की नमाज को लेकर के जिस तरह बार बार क्षेत्रीय कार्यालय मुखर होकर नहीं बताता है और गुमराह करता है, उसको लेकर के जब आरटीआई में जवाब डाला गया तो आरटीआई के जवाब में बिल्कुल भिन्नता है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि आरटीआई द्वारा जो जवाब दिए गए हैं उससे कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि नमाज अदा करने की अनुमति सिर्फ शहरी मुसलमानों को है या फिर बाहर से आने वाले मुस्लिम पर्यटकों को भी है, जिसका जवाब जानने के लिए कवायदें की जा रही हैं। सोमवार को प्रतापपुरा पोस्ट ऑफिस पर 10 देशों के डाक अधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा और भारतीय डाक सेवा की बारीकी से जानकारी ली। वहीं डायरेक्टर पोस्ट सेवा ने बताया कि डाक विभाग की रफी अहमद किदवई नेशनल पोस्टल एकेडमी में इन विदेशी डाक अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे ये धरातल पर देखने के लिए आगरा आते हैं। सोमवार को प्रतापपुरा पोस्ट ऑफिस पर 30 सदस्यीय विदेशी डाक अधिकारियों के एक डेलीगेशन ने दौरा किया और प्रधान डाकघर की कार्यप्रणाली की बारीकी से जानकारी ली, साथ ही वहां की साफ सुथरी सेवाओं को भी देखा। वहीं डीपीएस विनोद कुमार ने सभी 30 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के लोगों को कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डाक संबंधी जानकारियां दी। अपने पड़ोसी देशों के साथ बहुत मधुर संबंध रखता है और इन संबंधों की प्रगाढ़ता में इंडिया पोस्ट भारतीय डाक का एक अहम स्थान है। विभिन्न देशों के ऑफिसर्स और कर्मचारी भारत का पोस्टल सिस्टम, यहाँ की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और किस तरह से हम लोग अपने ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को ट्रेनिंग देते हैं, इसके अध्ययन के लिए आते हैं ताकि यहाँ से वो नई चीज़ों को सीख कर जाएं और अपने पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन में उन चीज़ों को लागू कर सकें, उनसे ज़्यादा बेहतर फ़ायदे उठा सकें। जो अदर देश के जो डेलीगेशन आते हैं, क्या इसी तरह का डेलीगेशन इंडिया से भी बाहर जाता है, जो कुछ पॉलिसीज़ हैं उनकी जानकारी के लिए? बिल्कुल, सभी सार्क कंट्रीज़ के साथ में और इवन यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी हमारे ये ऐसे टाई अप्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, जिसमें भारत के लोग भी, भारत के ऑफिसर्स और कर्मचारी भी दूसरे देशों में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं और दूसरी कंट्रीज़ के लोग हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आते हैं। इस डेलीगेशन के बारे में मैं बता दूँ, ये डेलीगेशन 30 सदस्यों का डेलीगेशन हमारे रफ़ी अहमद किदवई नेशनल पोस्टल एकेडमी गाज़ियाबाद में ट्रेनिंग ले रहा है और यहाँ इनका 3 दिन का दौरा है, जिसमें ये आगरा हेड पोस्ट ऑफिस की प्रोजेक्ट एरो के तहत डेवलपमेंट सुधार कार्य देखने के लिए आए हैं। इनके साथ ही इन्हें बताया जाएगा कि कोर बैंकिंग सोल्यूशन जो हमारा यहाँ पर स्थापित हुआ है, सफलतापूर्वक चल रहा है, उसको किस तरह से हमने यहाँ पर स्थापित किया, किस तरह की हमने उसमें तैयारियाँ की और किस तरह से हम उसको चला रहे हैं। भारतीय डाक सेवा विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी साथ ही बेहतरीन डाक सेवा है, जिसे कुछ ही महीनों पहले अवार्ड देकर सम्मानित भी किया गया था। भारतीय डाक सेवा की इस नेटवर्किंग व्यवस्था की जानकारी लेने और सीखने के लिए हर 6 महीने में विदेशों से डाक अधिकारी रफ़ी अहमद किदवई नेशनल पोस्टल एकेडमी में ट्रेनिंग लेते हैं और उसके बाद आगरा प्रधान डाकघर पर धरातल रूप से उसे देखकर अपने देश वापस जाते हैं। ऐसा ही डेलीगेशन सोमवार को प्रतापपुरा पोस्ट ऑफिस पहुंचा और वापस अपने देश को रवाना हो गया। हैदराबाद के सांसद अकबरुद्दीन कुरैशी की आगरा में होने वाली जनसभा के रद्द होने पर सभी मुस्लिम संगठनों ने विरोध जाहिर किया है और प्रशासन को अपना फैसला वापस लेने के लिए सर्वदलीय मुस्लिम संघर्ष समिति का गठन किया है, जो प्रशासन पर अपना फैसला वापस लेने का दबाव बनाएगी, साथ ही भविष्य में ऐसे फैसलों के विरोध में आवाज भी उठाएगी।
सर्वदलीय मुस्लिम संघर्ष समिति के अध्यक्ष हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें बताया गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश है, जिसमें सभी धर्मों मतों का समान रूप से सम्मान किया जाता है। साथ ही सभी की भावनाओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है, तब से ही आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल, शिवसेना तथा बीजेपी के नेता भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आगामी 29 मार्च को आगरा में प्रस्तावित असद उद्दीन ओवैसी सांसद की सभा को पहले तो प्रशासन ने अनुमति प्रदान कर दी थी, लेकिन कुछ सांप्रदायिक शक्तियों के दबाव में आकर अकारण ही उनको सभा करने की अनुमति को रद्द कर दिया गया। देश के संविधान द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रूप में जो अभिव्यक्ति आजादी का अधिकार दिया है, ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। आदमी मुस्लिम लीग पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं सैयद असद उद्दीन ओवैसी, जो सम्मानित सांसद है देश की संसद की, उन्होंने जो है आगरा में जो है पब्लिक मीटिंग का आह्वान किया था। 29 तारीख को उनकी पब्लिक मीटिंग, तो उनकी पार्टी के लोगों ने जिला प्रशासन को दरख्वास्त दी और परमिशन चाहिए कि मीना बाजार में वो पब्लिक मीटिंग करेंगे। ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें सभी धर्मों को अपने समान अधिकार अनुसार काम करने की सबको आज़ादी है। केंद्र में जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तथाकथित हिंदूवादी शक्तियों के जो मानने वाले लोग हैं, आज उनके अंदर एक नया उबाल आ गया है और प्रतिदिन जो है नए नए अपने भाषणों से, अपनी बातों से जो है देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आगरा में मुस्लिम समाज के लोग इस बात के लिए ज़्यादा चिंतित हैं कि जिस प्रकार से आगरा एक सुलहकुल की नगरी है और इस सुलहकुल की नगरी के अंदर जो भारत के संविधान द्वारा अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार नागरिकों को दिया गया है, तो चाहे वो प्रदीप दोगड़े रहे हो, अशोक सिंघल रहे हो, विनय कटियार रहे हो, साधु प्राची भारती रहे हो, या और भी जो भी हिंदूवादी शक्ति के नेता जो है, मैं उनके नाम लेना नहीं चाहता हूँ, वो आते हैं और अपनी बात करते हैं। लेकिन ये आगरा का इतिहास रहा है कि आज तक मुस्लिम समाज के किसी भी कार्यकर्ता ने, नेता ने या किसी भी संगठन ने इन हिंदूवादी नेताओं का कोई विरोध नहीं किया। सांसद असदुद्दीन की जनसभा के आगरा में रद्द होने पर सभी मुस्लिम संगठनों ने एकता के साथ विरोध जाहिर किया है और सरकार के साथ प्रशासन से अपना फैसला वापस लेकर सभा करने की अनुमति देने की मांग की है। वहीं प्रशासन को प्राप्त रिपोर्ट में इस होने वाली सभा को आगरा की फिजा के लिए खराब बताया है। अब देखना होगा कि प्रशासन अपने फैसले पर अटल रहता है या सर्वदलीय मुस्लिम संघर्ष समिति के दबाव में आकर अपना फैसला बदलता है। शहर में रहने वाले किराएदारों का कराया जाएगा वेरिफिकेशन, जिनकी तफ्तीश न होने के चलते गलत तत्वों के समाज में शामिल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश मोदक ने बताया कि मऊ रोड पर हुई घटना भी इसी का नतीजा है, जहां बड़ी संख्या में बाहरी लोगों को किराएदार बना लिया गया है। अगर वहाँ पे प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं होगा और लोग बाहर से आकर रहेंगे तो उसमें अपराधी भी उसका आके रह सकते हैं, इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं, स्टूडेंट बट के रह सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी छुपा सकते हैं। तो वहाँ पर एक वेरिफिकेशन ड्राइव हम लोग चलाने वाले हैं और जो लोग वहाँ पे हॉस्टल्स वगैरह चला रहे हैं उनका भी एक वेरिफिकेशन ड्राइव हम चलाएंगे कि वो क्या किस तरह का आइडेंटिटी कार्ड देखते हैं या कैसे लोगों को रोकते हैं, वहाँ पे किराए पे कैसे रोकते हैं। तो मैंने भी देखा वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स रह रहे हैं, तो उन्हीं का सहारा लेके जो गलत तत्व है समाज के वो उनमें न घुस जाए, इसका प्रयास हम लोग करें। सर लगातार इसी इलाके में, चाहे वो हरिपुर थाना क्षेत्र की बात करें, गंदारी इलाके की हम बात करें, और साथ साथ जो न्यू आगरा का जो सिकंदरा बॉर्डर जो लगता है वो कई ऐसे इलाके जहाँ पर देर शाम 5 बजे के बाद में लोग शराब की दुकानों पर ओपन बार जो है शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर जो मंदिर में और कॉलेज में आने वाले जो लड़कियाँ उनके साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं आम हो जाती है। उस स्थिति में क्या लेकर चेकिंग अभियान को रहेगा? जी, इसके अलावा भी हमने ये और निर्देश दिए है कि जो समय है दुकानों का और ये शराब की दुकानों का बंद होने का, वो उसका इन्फोर्समेंट हमने कराया है। तो वो आपको 11 बजे के बाद वैसे दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर आपको भी कोई ऐसी सूचना मिलती है तो जी तो उसमें हम कार्रवाई करें। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज़ के साथ। नमस्कार।
ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।